बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। आज के हमारे मेहमान हैं समीउल्लाह खान बरकी, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और दूसरे हमारे मेहमान हैं हाफिज अब्दुल माजिद, सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को करप्शन का सर्टिफिकेट दे दिया। जितने भी सियासी रहनुमा हैं इस हवाले से बड़ी तनकीद कर रहे हैं, और खासकर बानी पीटीआई ने भी इस हवाले से कहा है कि ये जो तरमीम है इनको बहाल किया गया है, ये एक इतना बड़ा आप ये कह सकते हैं फलाज है कि हुकूमत अब खुलेआम करप्शन कर सकती है। इस पर समीउल्लाह खान बरकी, आप मुस्लिम लीग नून से हैं, हुकूमत अभी आपकी है, क्या कहेंगे इस तमाम तर सिचुएशन पर कि जिस तरह से नैब तरमीम को बहाल किया गया है और जो हुकूमत है डेफिनेटली उसके लिए एक ऑप्शन है कि अब वो खुलेआम करप्शन कर सकती है, जिस तरह सियासी रहनुमा कह रहे हैं, क्या यही सिचुएशन है? वैसे बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो कानून और आईन को मद्देनजर रखते हुए दिया हुआ है। जो नैब कवानीन में जो चीजें मतलब ऐसे कानून थे, कुछ ऐसे काले कानून थे जिससे मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ औकात में उसको गलत इस्तेमाल किया जाता था, तो अगर उसकी बेहतरी में कोई बेहतर फैसला हुआ है तो उस सच को तो हमें मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि कहीं पे भी वो करप्शन का सर्टिफिकेट भी दिया गया, हाल ही उसमें तरमीम ये किया गया है, उसमें बेहतरी ये के लिए लाई गई है कि जहां पे मिसयूज होती थी कानून को, उस मिसयूज को रोका गया है। मिसाल के तौर पे जिस तरह मतलब पहले पॉपुलेशंस थी उसमें कुछ शिक्स ऐसी थी कि कोई भी बंदा किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम लगा दे तो नैब उसको बिठा देता था कि आपके ऊपर ये इल्जाम है तो आप अपने इल्जाम को साबित करें। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई कि भाई इल्जाम तो कोई भी लगा देगा, इल्जाम लगाने से तो मुजरिम नहीं बन गया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, अगर उसके ऊपर जुर्म साबित होता है या उसको जो भी बदगुमानी साबित होती है तो उस बदगुमानी के बाद कानून के मुताबिक उसको सजा होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी नई चीज तो नहीं है कि कोई उनमें आईन या कानून की सिफारत तक कोई बात नहीं है। सही। अच्छा, मैं आपसे इस हवाले से भी पूछूंगा, एक तो सियासी इख्तलाफ नफरतों में ना बदले, आर्मी चीफ ने इस हवाले से कहा है, और साथ अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एक तो इस हवाले से बताइएगा, जो सियासी तौर पर आप देख रहे हैं हम गैर मुस्तहकम हैं, और खास करके पाकिस्तान में जो सिचुएशन है मईशत के हवाले से वो दगुर्गों है, तो इसमें जो आप की पार्टी है और खास करके हुकूमत में है आप, तो क्या समझते हैं कि इस खलीज को कम करने के लिए कैसे किरदार अदा करेंगे? देखिए, बात उसमें ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, जिसको हम 16 महीने की हुकूमत कहते हैं, जो पीडीएम हुकूमत थी उस वक्त इस मुल्क में दरपेश चैलेंजेस जो थे वो चैलेंजेस क्या थे? ये मुल्क एक ऐसे किनारे पे आ गया था कि दुनिया कह रही थी कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और पिछली गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट ने मतलब इस मुल्क की तबाही की तरफ लेके गए, उनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से एक ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि मतलब मुल्क एक जगह पे स्टक हो गया था। 16 महीने की हुकूमत, उस पीडीएम की हुकूमत में ऐसे मुश्किल फैसले किए गए कि जिससे उस सबसे पहले उस क्राइसिस से मुल्क को निकाला गया। अब जब दोबारा हमें हुकूमत मिली, इलेक्शन प्रोसेस हुआ, अब अगर आप इन 6 महीनों की प्रोग्रेस को देख लें या इन 6 महीनों की सूरत हाल को देखें तो ये मुल्क अपने एक लाइन पे रवाना हो गया। हम मानते हैं कि इस वक्त महंगाई है, हम मानते हैं कि इस वक्त आवाम परेशान है, लेकिन जिस बंद दरवाजे पे हम खड़े थे उससे तो हम एक रुख पे रवाना हो गए। अब तो कम से कम ये तो नहीं है कि आपके ऊपर कोई IMF का किसी आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, आपके मुल्क में नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह अभी आने वाले दिनों में चाइना का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है आपके पास और चाइनीज सदर आपके पास आ रहा है, तो मतलब इस मुल्क की बेहतरी कब होगी? जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे, जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसके लिए इस हुकूमत ने पहले 16 महीने मेहनत की, तो अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क एक सही रुख पे चल रहा है। ठीक। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि एक तो IMF के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह IMF अभी आपको कुछ नहीं करने दे रहा, मींस आपके पाँव में बेड़ियां हैं, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी है बिजली की प्राइसेस के हवाले से, तो IMF की जानिब से पैगाम आ गया कि आप इस तरह की कोई भी सब्सिडी नहीं दे सकते। तो इस तमाम तर सिचुएशन में आपकी हुकूमत और मौजूदा जो हुकूमत है वो क्या इकदाम उठाएगी?
देखिए बात यह है कि आईएमएफ के साथ हमारा कोई इस तरह का मुआहिदा नहीं है कि जिसमें हम रिलीफ नहीं दे सकते। पिछली गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन वो की गवर्नमेंट थी उस समीउल्लाह खान साहब, लेकिन वो आप पे प्रेशर तो डाल रही है ना, आईएमएफ देखिए बड़े पैमाने पर आपको प्रेशराइज कर रही है। देखिए वो इसमें कोई शक नहीं है, आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ चलना आपकी मुल्क की मजबूरी भी समझ लें और आपको दुनिया के साथ चलने के लिए उस पॉलिसीज को मद्देनजर रखना होगा। लेकिन मसाइल ये है कि हमने अपने मुल्क मसाइल को भी तो मद्देनजर रखना है, अपने अवाम के रिलीफ को भी तो मद्देनजर रखना है। तो इंशाल्लाह आप यकीन रखें और अवाम भी यकीन रखे कि ये जो हुकूमत है ये मजबूत हाथों में है और इसकी जो पॉलिसी है या जो इसमें लोग हैं, मतलब वो लोग हैं जो सीरियस है, जिन्होंने पहले भी अपनी तारीख में जब क्या हुकूमत पीएमएलएन को मिली तो मुल्क ने तरक्की की है। तो हम भी इन्हीं क्राइसिस से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को दोबारा बेहतरी की तरफ निकाल भी लेंगे और बेहतरी की तरफ हम गामजन करेंगे। अच्छा, सियासी मफाहमत के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या नवाज शरीफ की जानिब से क्या पॉलिसी है कि जो पीटीआई है उसके साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में? देखिए मुज़ाकरात का दरवाजा तो किसी भी पार्टी के लिए बंद नहीं होना चाहिए, ना सियासी रिवायात ऐसी है ना दस्तूर ऐसा है। सियासी दस्तूर तो ये होता है कि चाहे वो पीटीआई है चाहे वो जो भी पार्टी है उनके साथ मुज़ाकरात और बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये तो इनकी हुकूमत थी जो इनकी नाकिस पॉलिसियां थी कि इन्होंने उस वक्त मुज़ाकरात के दरवाजे पे बैन लगा दिया था। पीएमएलएन तो आज भी चाहती है कि तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे बने, इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालने के लिए किसी एक पार्टी का बस का काम भी नहीं है। सब अगर सीरियस होकर इस मुल्क के लिए काम करेंगे तो ये मुल्क में अल्लाह ताला ने इस मुल्क को नेमतें दी हैं जो दुनिया में बहुत से कम ममालिक के पास है। तो इंशाल्लाह पीएमएलएन हर तरह से हर मुलाकात के लिए हर प्लेटफॉर्म हर पार्टी के साथ कानून और आईन के मुताबिक बैठने के लिए तैयार है। समीउल्लाह खान बरकी साहब, जो सिचुएशन है पाकिस्तान में मईशत के हवाले से, उसमें आप ये कह सकते हैं कि सियासी मफाहमत इंतहाई ज़रूरी है। आप तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उनको अगर जोड़ लें और उनके साथ मिल बैठ कर बातचीत करें, उसके बाद मुल्क की मईशत के हवाले से काम करें, तो ये कितना अहम है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा ही पहले से यही है कि सच को लेके और सच को हम लेके चले। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क की तरक्की या इस मुल्क की बका या इस मुल्क की सलामती के लिए अगर बातचीत करेंगे तो आईन के मुताबिक जो पार्लियामेंट है हम पार्लियामेंट के फोरम पे बात करेंगे। पार्लियामेंट का फोरम ही वही है, वो जगह ही है, वो तमाम मुल्क की तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी करती है। तो वहां पे हम बात करने के लिए तैयार भी है और बात कर भी रहे और हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारा मकसद यही है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो और पार्लियामेंट में तमाम पार्टियां अपनी अपनी मैंडेट के मुताबिक इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ठीक। अच्छा, जिस तरह आप अभी हुकूमत में हैं और इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त के इज्तिमा पर कैद और 3 साल तक कैद और इससे भी बढ़ा दी गई है कि अगर आप मजीद वायलेशन करेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना होगा। कल आप भी अपोजिशन में जा सकते हैं, आपके लिए भी अगर यही कानून हो तो मुश्किलात नहीं होंगी कि आपने किसी पार्टी के लिए उतना भी कोई लिजान नहीं रखा कि वो कहीं जलसे कर सके, कहीं इज्तिमात कर सके? बिल्कुल, अभी भी मैं आ रहा था रास्ते में तो तमाम तर रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगाकर पूरे इस्लामाबाद को और खास करके रेड जोन को सील कर दिया गया है। इस सिचुएशन में जो आम लोग हैं उनकी मूवमेंट ही इतनी मुश्किल हो जाती है कि डेफिनेटली आपको पता है कि आम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये। तो कैसे इस तमाम तर सिचुएशन को संभालेंगे अगर आप अपोजिशन में हों तो? राजा साहब, यही तो बात समझने वाली है। ये जो कानून बना, आप इस कानून के बैकग्राउंड पे चले जाए। ये कानून 2020 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई की हुकूमत में सिंगल एक जिसको कहते हैं ना एक रेफरेंस के थ्रू ये कानून बनाया गया था। तो ये कानून जिन्होंने बनाया था, आज अगर उसी कानून का सामना वो कर रहे हैं तो इनको उस वक्त सोचना चाहिए कि हम कैसा कानून बना रहे। हमने तो ये कानून नहीं बनाया, हमने तो इनके बनाए हुए कानून को खाली आईन के मुताबिक उसकी निगरानी करनी है।
इन्होंने कानून बनाया था कि इस्लामाबाद के हदूद में कोई इंटर होगा या कोई ऐसे जज करेगा बगैर इजाजत के तो उसके ऊपर 3 साल कैद होगी, तो हमने तो नहीं था बनाया, जिन्होंने बनाया था तो वो भी भुगते। समीला खान, दोनों वक्त भी असेंबलियों में मुखालफत की थी इसकी, इस कानून के आप रिकॉर्ड पे पीएमएलएन ने अपोजिशन ने असेंबलियां नहीं छोड़ी थी, हमने तो असेंबलियों में इस कानून की तो मुखालफत की थी, लेकिन उस वक्त पीटीआई के जो सरबराह है उसने फिरौनियत दिखाई थी, उसने क्या फिरौनियत दिखाई थी और ये कानून पास किया था। तो बात यह है कि हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि हुकूमत है, अगर इसमें कोई भी ऐसी तरमीम है, अगर पीटीआई को या अपोजिशन को भी है, तो वो असेंबली के प्लेटफॉर्म में बाकायदा उसका एजेंडा लेके आए, तो उसमें बातचीत भी हो सकती है, हर कानून में चेंजिंग भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट का मकसद ये है कि अगर कहीं पे किसी ने गलत किया तो हम मिल के सब उस गलती को दोबारा सुधारें। हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। इससे पहले जो जलसा किया जाना था वो मुअख्खर किया गया, वजूहात आपके सामने हैं, तमाम तर चीज़ें भी सामने आई और सराय ने डिफरेंट रिपोर्ट भी शाया की, शेयर की कि किस वजह से ये जलसा मुअख्खर हुआ। अभी अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से रब्ता हुआ है और पीटीआई जलसे का मकाम भी तब्दील किया गया है। अब जीटी रोड मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में ये जलसा होगा। फैजाबाद कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, तमाम तरफ जो है कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। अभी मैं भी पहुंचा हूं स्टूडियो में बड़ी मुश्किल से। हाफिज अब्दुल माजिद साहब, कहिएगा इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से। एक तो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और आप और हम देखते हैं कि ना रेड जोन ना इस तरह के जितने भी ऑफिस हैं आप उनमें जा सकते हैं, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं आवाम को। तो क्या ये जो जलसा है इस दफा भी मुअख्खर होगा या इस दफा जलसा हो पाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मसला जलसे का जो ताल्लुक है 8 जो पिछला जलसा होना था 22 अगस्त को, उस जलसे की मनसूखी के बाद एक तासुर बना कि जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी मुलतवी हो सकता है। मसला ये है कि जो पहला जलसा हुआ था उस जलसे में एक चीज ये थी कि जिस तरह सुबह सुबह बानी पीटीआई से मुलाकात करके ऐलान करवाया गया और जलसा मुलतवी करवाया गया, तो अब भी कोई सिचुएशन जो है वो इस तरह की बनाने की कोशिश जो है वो की गई थी, क्योंकि कल रात से हम देख रहे हैं कि एक तो इंतजामिया ने जो जलसा है पीटीआई का उसकी जगह को तब्दील किया, फिर रात को जो उनकी गाड़ियां थी वो रोकी गई, कुछ लोग संजानी पहुंच गए और कुछ लोग जो है वो जो दूसरा सदी जो मंडी मवेशी मंडी है जहाँ जलसा है वहाँ पहुंच गए। तो इस हवाले से एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि एनओसी जो है वो इंतजामिया ने जारी कर दिया है और इस एनओसी के बाद इंतजामिया जो है वो जलसे की तैयारियों में लगी हुई है। तो इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि जलसा जो है अब मुलतवी होगा या इस हवाले से कोई ऐसा इक़दाम होगा कि जलसा कैंसिल हो जाए, लेकिन क्योंकि तमाम तर इंतजाम आज बाहनी पीटीआई जो है उन्होंने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की है जेल में, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात कह दी है कि जलसा जो है वो हर सूरत होगा। पिछली दफा मेरी मिन्नतें की गई और मुझे कहा गया कि जलसा जो है वो मुलतवी कर दें, तो इस वजह से कुछ मामला थे जो मुलतवी किया गया। अब तो सिचुएशन जो है वो तमाम तब्दील हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि पीटीआई के साथ कुछ न कुछ मामला उन्होंने खाना ऐसे चल रहे हैं जिससे उनको इजाजत दी गई है कि जलसा जो है वो कर लिया जाए। जहाँ तक ताल्लुक है रेड जोन का कि हर तरफ रेड जोन को बंद किया गया है और किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये तो आज पीटीआई के जलसा है उसकी वजह से रेड जोन को बंद किया गया है, क्योंकि ये इजाजतनामा दिया गया था और उनको खदशा है कि शायद लोग जो है इस तरफ आ न जाए। लेकिन कल जो कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ है और उस बिल में जो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस्लामाबाद में बगैर इजाजत के जो जलसा करेगा उसको 3 साल सजा होगी, दोबारा वो जो करेगा 10 साल उसकी खिलाफवर्जी करेगा फिर 10 साल होगी। तो ये चीजें जो है वो देखते हुए अब इंतजामिया वो भी हरकत में है कि अब लोगों को ये भी डराया जा रहा है कि किसी सूरत जिसने भी जलसा किया तो उसको सजा हो सकती है। तो ये जो बिल है दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है, वो किसी वक्त भी इस पर दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद में किसी किस्म की बगैर इजाजत के कोई एहतजाज
کوئی کسی قسم کا کوئی جو اجتماع وہ نہیں کیا جا سکے گا جب تک این او سی نہیں ملے گا اور جلسے کے لیے جو مختصر جگہ ہوگی وہاں جلسہ نہیں کیا جائے گا. تو تمام اسلام آباد کے شہریوں کو اس چیزوں سے نکالنے کے لیے یہ حکومت جو ہے اقدامات کر رہی ہے. اور حالانکہ اظہار رائے پر آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے, لوگوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں جہاں جمہوریت ہوتی ہے. لیکن پاکستان بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو نہ انصاف ملتا ہے, نہ لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں. تو اس وجہ سے جو چھوٹے موٹے مظاہرے کر کے لوگ اپنی بات منوانا چاہتے تھے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اچھا حافظ صاحب, یہ جس طرح کی چیزیں ہیں ایک جمہوری حکومت میں اور جہاں پہ ڈیموکریسی ہو, ایسی چیزیں ویسے ہونی تو نہیں چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, جیسے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, اس حوالے سے عام آدمی سراپا احتجاج ہے. اور پھر جس طرح 3 سال اور 10 سال کی قید کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, یہی جو ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا اتحادی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں, پیپلز پارٹی, کل یہ بھی تو اپوزیشن میں ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے سمیع اللہ خان برقی سے بھی ہم نے سوال کیا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی ہمارے اپنے دور میں ہمارے ساتھ ایسا کیا تو اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ جو ایک فریڈم آف سپیچ کے ایک بات پہ اس چیز پہ قائل ہوں کہ جہاں جمہوریت ہو وہاں لوگوں کو جب انصاف نہیں ملتا تو کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ احتجاج کر کے اپنی بات منواتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو مہنگائی اتنی شدید ہو گئی ہے, اس پر بھی لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے, لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں, کچھ ادارے بند ہوئے ہیں, انہوں نے سڑکوں پہ وہ نکلے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان پر لاٹھی چارج, گیس شیلنگ کی, پھر کچھ حد تک بات منوا بھی لی گئی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے, اس بل کے بعد جس طرح مظاہرے ہوتے تھے, میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی سوچ رہی ہے کہ 28 ستمبر تک ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر ہم جو ہے مظاہرے کریں گے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے, اسلام آباد میں بھی احتجاج کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی یہاں اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے خلاف کسی قسم کا کوئی احتجاج یا مظاہرہ نہ ہو سکے. حالانکہ جمہوریت میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ جب حکومت جو ہے عوام مخالف کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے, اگر اس کے خلاف بھی کوئی آواز نہ اٹھائے تو یوں سمجھے کہ یہ جو معاشرہ ہے ہمارا پھر وہ اس کا حال کوئی نہیں ہے, تو ہم بھیڑ بکریاں بن جائیں گے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جس طرح کی مرضی بل لے آئیں, جس طرح کی مرضی مہنگائی کریں, جس طرح کی مرضی اقدامات اٹھائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور کیونکہ ڈر خوف جو ہے وہ عوام کے دلوں میں بیٹھ جائے گا. صحیح کہ اگر ہم نے احتجاج کیا, مظاہرہ کیا تو ہمیں 3 سال سزا ہو سکتی ہے, 10 سال سزا ہو سکتی ہے, پھر جرمانے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سچویشن مشکل ہو جائے گا. اس طرح کی ہو, عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیے جائے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ آزادی ہونی چاہیے, جمہوریت ہے جہاں لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں جو حل ہونے والے ہوتے ہیں. اب تو جو حل ہونے والے مسئلے ہوں گے وہ بھی حل نہیں ہوں گے کیونکہ خوف کی فضا ہوگی اور اس فضا کے نتیجے میں کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا. جب کوئی بولنے والا نہیں ہوگا تو مانی تو ہر کسی نے اپنی کرنی ہے. اچھا حافظ صاحب, آپ باخبر صحافی ہیں, اندر کی خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات دونوں طرف سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. نہیں, ابھی کوئی ہو بھی رہے ہیں, مسلم لیگ نون ابھی کوئی ہو رہے ہیں مذاکرات جو ہے وہ مذاکرات ہو نہیں رہے, اس کے لیے کوششیں جاری ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ مذاکرات ہماری مرضی کے عین مطابق ہوں. لیکن آج جب بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں جو ملاقات صحافیوں سے ہوئی, اس ملاقات میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو آپ کریں گے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے 8 فروری کو جس طرح کیا ہے, ان کے ساتھ بعض اختیارات ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کیا بات کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے نیب کے ذریعے اپنے تمام جو کیسز ہیں وہ معاف کروا لی ہیں, 1100 ارب روپے وہ اپنا معاف کروا لیا ہے.
آج پھر بانی پی ٹی آئی نے وہاں کافی جو ہے باتیں کی ہیں. تو ان باتوں کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ اس طرح نہیں ہو رہے نہ ہوں گے کہ جہاں کوئی ریلیف مل سکے. بس اتنا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹف ٹائم پی ٹی آئی نہیں دے سکتی. قومی اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں مل جل کے وہ چل رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کی رہائی کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, نہ حکومت کی بس کی میں ہے, نہ پی ٹی آئی کے. جہاں سے انہوں نے رہا ہونا ہے, جہاں سے ان کو اشارہ ملنا ہے وہاں ہونا ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے بجائے اس کے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو لانے والے بھی یہی ہیں. تو اگر بانی پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں تو خانہ اس میں کچھ بات چیت چل بھی رہی ہے تو پھر حکومت جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ اس میں نہیں رہے گا. تو بہرحال جو مذاکرات کی جہاں تک بات ہے, دبے لفظوں میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جو سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف قومی اسمبلی کی حد تک جو ہے ان کو سپورٹ مل رہی ہے, کیونکہ وہاں کوئی اتنا احتجاج بھی نہیں ہو رہا. وہاں کسی قسم کی کوئی بل پاس ہو رہے ہیں تو کوئی کل بھی جو بل پاس ہوا ہے اس پہ پی ٹی آئی نے صرف نو کی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا, نہ وہ اپنی سیٹوں کھڑے ہوئے, نہ انہوں نے واک آؤٹ کیا. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ جو باہر قیادت ہے وہ مسئلے کا شکار ہے, جو اندر قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. دو کشتیوں پہ ایک کشتی پہ جو ہے وہ ایک کشتی کے دو سواریاں ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ صورتحال نظر آ رہی ہے ابھی تو. جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا, کچھ بات کریں گے نیب ترامیم کے حوالے سے جو بحال کی گئی ہیں. سپریم کورٹ نے حکومت کو کرپشن کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اس حوالے سے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ بانی پی ٹی آئی نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ جو ترامیم بحال کی گئی ہیں یہ تو حکومت کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ جتنی کرپشن مرضی وہ کر لے. تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ہی ہے کہ اب حکومتیں جو بھی ہوں گی جن کے پاس بھی مینڈیٹ ہوگا وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتی ہیں, یہ اسی تناظر میں ہے؟ بالکل. دیکھیں, نائب ترامیم جہاں تک ہوئی ہے تو اس میں تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کتنے کیسز تھے, 1100 ارب روپے کے کیسز تھے جو بالکل اب ختم ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. تو اس حوالے سے اب بیان بازی کریں, جو مرضی کریں, اس کے تمام سیاستدانوں جو نیب کی کسٹڈی میں ہے یا نیب کی کیسز ہے ان سب کو فائدہ ہوگا. تو اس کا فائدہ بانی پی ٹی آئی کو بھی ہوگا, کیونکہ انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے نیب مارک میں ریلیف لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب بیانات دینے کا یا اس طرح کے باتیں کرنے کا صرف سیاسی سکورنگ ہو سکتی ہے. اندر خانہ تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کو ریلیف مل گیا, ان کو جو ہے چھٹی مل گئی. اب 50 کروڑ تک جو بھی کرپشن ہوگی وہ نیب کیس نہیں بنے گا. اچھا حافظ صاحب, جو صورت جی حافظ صاحب, میں مہنگائی کے حوالے سے بھی کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جس طرح کی مہنگائی ہے اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے کہ جو اپوزیشن ہے کیا وہ والا رول دے پا رہی ہے جس طرح کا رول اپوزیشن کو دینا چاہیے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر؟ عوام کے حوالے سے تو ایسا کوئی بات نہیں ہو رہی, نہ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں نہ باہر دیکھیں, جسٹ اپنے کیسز ہی لڑے جا رہے ہیں, اسی حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل. مہنگائی تو نہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے نہ حکومت کا مسئلہ ہے. مہنگائی عوام کا مسئلہ ہے. عوام جو ہے مہنگائی میں پس رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بلال احمد کیانی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بڑا جناب کہا کہ مہنگائی انتہائی کم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا مسلم لیگ انہوں نے وہ پورا کرا دیا. سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی. آپ مارکیٹ میں جائیں نا, آپ عام آدمی سے بات کریں نا, ان سے پوچھیں نا ان کا کیا حال ہو چکا ہے. لوگ اپنی گھر کی چیزیں بیچ کے بجلی کے بل بھر رہے ہیں, لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے گیس کے بل بھر رہے ہیں, لوگوں کے پاس آنے جانے کے. مارکیٹ میں آپ جائیں, دکانوں پہ جائیں, جو بندہ پہلے 100 روپے کی چیز خریدتا تھا اب وہ بیچارہ 10-20 روپے پہ آ گیا ہے بڑی مشکل سے. جو کلو دال خریدتا تھا وہ آدھے پاؤ پہ آ گیا ہے. تو مہنگائی کہاں ختم ہوئی ہے, کہاں کم ہوئی ہے؟ یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. کہاں مہنگائی بالکل کم نہیں ہوئی. سبزی لینے جائیں, آپ کو سبزی کے ریٹ جو ہیں وہ ملیں گے 200 روپے سے کم کوئی سبزی نہیں ہے, 150 روپے سے کم کوئی سبزی نہیں ہے. غریب آدمی جو مزدور ہے جو 1000 روپے دہاڑی کماتا ہے
वो क्या क्या चीजें जो है आप 1000 रुपए मार्केट में लेंगे तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है, अवाम से आंखें चुराई जा रही हैं। सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है, अवाम में जाके पूछे कि अवाम से। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर ब्रेक हुई, तो उसमें आपको मैं बताऊं कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है जो आटा है, आम मार्केट में आटा सस्ता मिलता है, और जो हुकूमत के कस्टडी में है, जो हुकूमत का इदारा है यूटिलिटी स्टोर, उस पर 2700 रुपए से ज्यादा जो है आटा मिल रहा है। तो ये सिचुएशन है, हुकूमत का कहीं कंट्रोल नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए बातें करना आसान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताना कि महंगाई कम हो गई, महंगाई की सूरत कम नहीं हुई, महंगाई मजीद बढ़ रही है। अवाम कोई पूछने वाला नहीं है, मार्केट में जाए, दुकानों में जाए, ना कोई मजिस्ट्रेट चेक कर रहा है, ना कोई उनको कोई चेक करने वाला है। हर दुकानदार का अपने रेट है, मनमानी की जा रही है, सब्जी वाला अपनी मनमानी कर रहा है, दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत जो है वो बैठ के कहती है कि सीनियर डिजिट पे महंगाई आ रही है। तो ये मेरे ख्याल में जो है ऐसे हवाई बातें हैं। बाकी जो आवाम के साथ इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक जो है वो हमें तो नजर नहीं आ रहा। मैं तो जब कोई रिपोर्ट बनाने जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, कुछ शॉट लेता हूँ, तो लोग रोते नजर आते हैं, लोगों को परेशानी है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज अब्दुल माजिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह खान बरकी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून से हैं, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।